विद्यार्थी और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं तक विभिन्न विषयों के प्रश्नों के उत्तर, विभिन्न समाधान, विभिन्न अध्ययन सामग्री। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कक्षा 10 की जो विज्ञान है उससे संबंधित जो हस्तलिखित नोट हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे अभी तक आप अध्याय 1 से 12 तक के सभी समाधान देख चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 13 कक्षा 10वीं विज्ञान का हमारा पर्यावरण। इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आपने पूर्व वीडियोज में भी देखा होगा कि यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वे बहुत ही सरल और संक्षिप्त हैं। इन्हें तैयार करके आप अपनी बोर्ड परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, पर्यावरण किसे कहते हैं, या पर्यावरण का अर्थ लिखिए। तो उत्तर होगा पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि अर्थात आसपास प्लस आवरण, घेरे हुए। वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। अर्थात हमारे चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। अथवा दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं वह वातावरण जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर होगा एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैव घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जीवित जीव व अजैव घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र के प्रकार भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक पारितंत्र। पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। इसके उदाहरण हैं वन, तालाब तथा झील। मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा होगा, तो जो पारितंत्र मानव ने बनाया है उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण है बगीचा और खेत आदि। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के घटकों के नाम लिखिए। तो पारितंत्र के दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब हम देखते हैं जैविक घटक को विस्तार से। तो जैविक घटक प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन है जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे पशु, पक्षी, जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव आदि। आहार भोजन के आधार पर जैविक घटकों को उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक में बांटा गया है। और दूसरा देखते हैं अजैविक घटक क्या हैं। तो प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन नहीं है किंतु जीवन को आधार प्रदान करती हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश और तापमान। इनमें जीवन तो नहीं है किंतु इनके बिना जीवन भी संभव नहीं है। यह जीवन को आधार प्रदान करती है, तो यह अजैविक घटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, उत्पादक किसे कहते हैं। तो जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं करते हैं, इन्हें स्वपोषी जीव भी कहते हैं, तो यह होते हैं उत्पादक। उपभोक्ता किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए उत्पादकों या पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया गया है सभी जंतु। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, या अपघटक से आप क्या समझते हैं। अपमार्जक या अपघटक, इनसे आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा अपमार्जक या अपघटक सूक्ष्मजीवी उत्पादकों एवं विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के मृत शरीर को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, जिनको मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे मृदा से पौधे अवशोषित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण के आधार पर उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। अब जो शाकाहारी उपभोक्ता हैं वह कौन होते हैं। तो ऐसे जीव जो पौधे व पत्ते खाते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे बकरी, हिरण, गाय, खरगोश। मांसाहारी जीव कौन कहलाते हैं। तो वे जंतु जो भोजन के लिए केवल जंतुओं पर निर्भर रहते हैं अर्थात उनके मांस का भक्षण करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है भेड़िया, शेर और बिल्ली। सर्वाहारी जीव कौन होते हैं। तो वे जंतु जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, कौआ आदि। अगला प्रश्न है, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपने पोषण के लिए अन्य जीवों, पौधों या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों का पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है सभी जंतु। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर होते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर और चतुर्थ पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर जो उत्पादक कहलाते हैं, सभी हरे पौधे एवं हरे शैवाल होते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी उपभोक्ता आते हैं, जैसे बकरी, हिरण और खरगोश।
तृतीय पोषी स्तर में मांसाहारी उपभोक्ता आते हैं जैसे भेड़िया, चीता आदि। चतुर्थ पोषी स्तर उच्च मांसाहारी जैसे गिद्ध। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा अजैव निम्नीकरण पदार्थों का पर्यावरण पर प्रभाव। पहला है, ये पदार्थ कचरे की तरह एकत्रित होते रहते हैं तथा इनका प्रबंधन करना कठिन होता है तथा ये प्रदूषण पैदा करते हैं। दूसरा है, ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित होने के कारण इनका जैविक आवर्धन होता है। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं तथा अपघटन के बाद हानिकारक पदार्थ नहीं बनते, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, वाहित मल, कृषि एवं जंतु अपशिष्ट आदि। अगला प्रश्न है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है विभिन्न कृषि रसायन, पॉलीथीन, कृत्रिम रेशे आदि। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो अपशिष्ट वह पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद त्याग गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है, अपशिष्ट कहलाता है। जैसे घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और पॉलीथीन आदि। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी क्या है, इसके घटक लिखिए। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वन स्थल का उदाहरण है पौधे। पौधों को हिरण खाते हैं, हिरण को शेर खाते हैं, तो यह एक आहार श्रृंखला वन स्थल की बनती है। अगला प्रश्न है, आहार जाल किसे कहते हैं? तो आहार जाल आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल बना लेती हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक आहार जाल दिया भी गया है, आप देखें, इसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो यह आहार जाल बनता है। जैसे सर्प चूहे को खाता है, सर्प मेंढक को खाता है, पक्षी को बाज खाता है, खरगोश को बाज खाता है और बाज चूहे को भी खाता है। कीट, टिड्डा, मेंढक मेंढक टिड्डा और कीट को खाता है। पौधों को टिड्डा और कीट खाते हैं, पौधों को पक्षी खाते हैं, पौधों को चूहा खाता है, खरगोश खाता है। इस प्रकार से खाद्य जाल बनता है। आप भी खाद्य जाल बना सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें? तो उत्तर होगा, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें तो उसके ऊपर वाले पोषी स्तर के जीव पोषण के अभाव में धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे तथा नीचे वाले पोषी स्तर में जीवों की संख्या तक बढ़ती जाएगी, फिर उनमें जीवन संघर्ष होगा। अगला प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो पोषी स्तर को यहाँ पर समझते हैं। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। आहार श्रृंखला एवं पोषी स्तर का उदाहरण यहाँ जैसे हम देखें, हरे पौधे या उत्पादक होते हैं, टिड्डे शाकाहारी होते हैं, मेंढक मांसाहारी होते हैं, सांप उच्चतम मांसाहारी होता है, सूक्ष्म जीव अपघटक होते हैं। उत्पादक पहले पोषी स्तर में आते हैं, शाकाहारी जीव दूसरे पोषी स्तर में आते हैं, मांसाहारी तीसरा पोषी स्तर, उच्चतम मांसाहारी चौथा पोषी स्तर और अपघटक पांचवा पोषी स्तर होता है। एक साधारण आहार श्रृंखला यहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न है, ओजोन क्या है? यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ओजोन परत ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है जिसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इस गैस का अणुसूत्र O3 होता है। पृथ्वी से समुद्र सतह 32 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन या O3 परत कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से अजीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। अगला प्रश्न, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम हैं जो निम्नलिखित हैं। ओजोन परत के क्षरण के कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं जिससे त्वचा या कैंसर हो जाता है। मनुष्य त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है, आनुवांशिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। पराबैंगनी विकिरण से आँख के घातक रोग
मोतियाबिंद, आँख में घाव एवं सूजन हो जाती है। ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए उठाए गए कदम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है, इसका विकल्प तलाश रहे हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आप कचरा निपटान की समस्या को कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दो तरीके दिए गए हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थों जैसे प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आदि का उपयोग बंद करके कागज, मिट्टी से बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा है, कचरे का पुनः चक्रण करके पुनः उपयोग में लाना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CCl2F2 निचले वायुमंडल में कवच के समान परत बना लेती है। यह परत पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को सोख लेती है, जिससे निचला वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रश्न 23वां देखते हैं, वैश्विक तापन है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है उस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के 4 कारण लिखिए। तो इसके 4 कारण हैं, औद्योगिकीकरण, असीमित जनसंख्या, वनों का विनाश, बायो ईंधन का प्रयोग या जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्रदूषण। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन का संपूर्ण दहन हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर पूर्णतः रोक लगे और रासायनिक खादों पर रोक, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचाव हो सकता है। प्रश्न 26वां है, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल या आहार जाल में कोई 3 अंतर लिखिए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। पहले परिभाषा दी गई है, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, वह खाद्य श्रृंखला होती है। और खाद्य जाल, आहार श्रृंखला आपस में मिलकर एक जाल बना लेती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह के आधार पर अंतर, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। खाद्य जाल, इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। अगला अंतर है स्तर, यह सरल श्रृंखला है और खाद्य जाल यह जटिल श्रृंखला है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, तो जब वर्षा का जल वायुमंडल में अम्लीय गैसों CO2, SO2, SO3, N2 आदि से मिलकर अम्ल बनकर धरती पर गिरता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। उदाहरण, अम्ल वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल की बाहरी दीवार खराब हो रही है। अब ग्रीन हाउस गैसें किन्हें कहते हैं, उनके नाम लिखिए। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जैसे CO2, CH4, N2O एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में क्षति के 2 कारण लिखिए। तो ओजोन परत में जो क्षति हो रही है उसके कारण है, पहला है रेफ्रिजरेटर तथा AC में उपयोग होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण, प्रदूषण व जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो यहाँ हमने देखे जो अध्याय 13 कक्षा 10वीं विज्ञान का है हमारा पर्यावरण, इसके हमने प्रश्नों के उत्तर देखे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल ढंग से शॉर्ट आंसर हमने देखे। इन प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करके बोर्ड परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब हम अगले भाग में देखेंगे इसी अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 13 हमारा पर्यावरण के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हैं, रिक्त स्थान हैं और सत्य असत्य हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उन्हें हम अगले भाग में देखेंगे। अगले भाग को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। जैसे ही अगला भाग चैनल पर पब्लिश किया जाएगा और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। पूर्व के वीडियोज़ देखने के लिए भी आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।